नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 19 फरवरी 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित। न्यूज़ में क्यों है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। क्यों घोषित किया अनकॉन्स्टिट्यूशनल? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को ये कहते हुए रद्द कर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) जो आर्टिकल 19 फर्स्ट ए है उसमें लिखा गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन, उस आर्टिकल का ये उल्लंघन करता है, इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है। समझ में आ गया आपको मुद्दा क्या है? अब एक बार इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को आप समझ लो, बाद में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या पूरा सीन हुआ है। तो देखो क्या हुआ था, 2017 के बजट में इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है ना, इससे लॉन्च किया गया था। पहले वहाँ पे 2017 में इसकी बात कही थी और 2018 में इसे लॉन्च कर दिया गया था। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, पॉलिटिकल पार्टी जो मतलब जो भी राजनीतिक दल होते हैं उनको आपको क्या देना होता है? चंदा देना होता है। जैसे आपकी कोई फर्म है, कंपनी वगैरह है, आपको उनको पैसे देने होते हैं। आप पैसे कैसे दोगे? ऐसे तो पैसे दे नहीं सकते, अलाउ नहीं करती पार्टी को पैसे देना। चंदा मतलब लिमिट दे सकते हो, ज़्यादा नहीं दे सकते हो। तो गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी, इसके थ्रू अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देने हैं ना, तो आप पहले SBI, किसी और बैंक में नहीं, ओनली SBI में ही जाके, यही याद रखना। अगर क्वेश्चन में आ जाए कौन सी बैंक से खरीद सकते, क्या सारी बैंक से खरीद सकते हो? नहीं, ओनली SBI से जाके आप एक बॉन्ड खरीद लो, बॉन्ड के बदले पैसे दे दो। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक ऐसा कागज पे लिख के दे दिया जाएगा कि ये 1000 रुपये का बॉन्ड है, ये 10,000 का, ऐसे नहीं 500 रुपये का नहीं, मिनिमम 1000 रुपये का है। और मैक्सिमम आप करोड़ रुपये का भी बॉन्ड ले सकते हो। तो मिनिमम आपने 1000 रुपये का बॉन्ड लिया, बॉन्ड लेके SBI में 1000 रुपये जमा करवा दिए। अब वो बॉन्ड लेके उस पॉलिटिकल पार्टी को दे दो, जो भी राजनीतिक दल है उसको जाके दे दो। वो राजनीतिक दल अपने अकाउंट में, जो भी SBI में उसका अकाउंट हो उसमें जाके जमा करवा देंगे, तो 1000 रुपये उसके खाते में आ जाएंगे। ये प्रोसेस समझ आ गया? अब ये क्यों ला गई थी? इसमें क्या होगा कि ये गुप्त रहे बात, ये एनोनिमिटी रहे कि किस व्यक्ति को दान दिया गया है। जैसे कि मैंने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को दान दिया है, ये गुप्त रहे बात। अगर पता चल जाए, जैसे बाहर बात आ गई, जैसे कि मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को दान दिया, मैंने बीजेपी को दे दिया या कांग्रेस को दे दिया, और मैंने कांग्रेस को दे दिया, सरकार है बीजेपी की। अब सरकार क्या सोचेगी? इसने अगर बाहर पता चल गया इसने है ना कांग्रेस को दान दिया है, कांग्रेस को डोनेट किया है, तो अब है ना इसका काम होना नहीं चाहिए। इसकी कंपनी पर कुछ ना कुछ फालतू के रूल लगा दो, कुछ ना कुछ करके इसका धंधा चौपट कर दो, तो मैं तो नुकसान में आ जाऊंगा, तो मैं किसी को खुले से डोनेट कर नहीं पाऊंगा। तो गवर्नमेंट चाहती थी ये जो है ना वो पूरा गुप्त रूप से हो, एनोनिमिटी के साथ में हो, ताकि किसी को पता ना चले कि ये हो कैसे रहा है। ये मुद्दा गया जब से आया तब से सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि ये जो हमारा जो आर्टिकल होता है 19(1)(a), उसमें क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ऐसे तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो राजनीतिक दलों को खरीद लेगी, तो राजनीतिक दल है कोई भी काम करेगा तो उनके अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है ना। अब मैंने पैसे दे रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरे को फ़ायदा हो, तभी तो मैं राजनीतिक दलों को पैसे दे रहा हूँ। अब मेरा काम ही नहीं होगा तो मैं पैसे दूंगा क्यों? सिंपल सी बात है ना। तो गवर्नमेंट भाई, लोग क्या चाहते हैं? ऐसा नहीं होना कि यार काम तो जनता का होना चाहिए, उनके कंपनियों का थोड़ा ही होना चाहिए। कंपनी पैसे देगी तो काम उनका करेगी, बट जनता तो नहीं चाहती कि काम कंपनियों के लिए हो। जनता चाहती काम तो आम लोगों के लिए हो। जब भी सुप्रीम कोर्ट में गया मामला तो इन सारे मुद्दों पर बहस हुई कि अगर जो पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे बार बार चंदा दिया जाएगा बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, तो वो उनके लिए काम करेंगे, तो इस पर एक जो एनोनिमिटी है वो नहीं होनी चाहिए। पता चलना चाहिए किस पार्टी ने कितने पैसे दिए, किस कंपनियों ने कितने पैसे दिए हैं। तो इससे क्या एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी सारे मामले में, ताकि उनको अनलिमिटेड धन नहीं मिले, अनलिमिटेड पैसा नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान लिया और अब बोल दिया है कि ये जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है इसका उल्लंघन करता है, और इससे जो है जो पूरा मुद्दा है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक घोषित कर दिया है। ये मामला है आज के बाद में इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू आप किसी को पैसे नहीं दे सकते हो। साथ ही साथ में SBI को आदेश दिया है कि SBI है आज तक जिसने भी 2019 से जिसने भी चंदा लिया है SBI से जिसने बॉन्ड खरीदा है, उसका नाम आप उजागर करो और दे दो वो इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे नाम लगा देगी और बता देगी इनको चंदा दिया गया है, इस पार्टी को चंदा दिया गया है, इस कंपनी ने दिया, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये देखो लिखा हुआ, इसे लॉन्च किया गया था 2017 में, लॉन्च किया गया था। नोटिफाइड कब किया गया था? 2018 में नोटिफाइड किया गया था। ये एक इंटरेस्ट फ्री है, इसकी वो देख लो आप फीचर कि ये जो बॉन्ड होता है ना ये इंटरेस्ट फ्री। अगर आप बॉन्ड खरीदते हो तो आपको ऊपर कुछ इंटरेस्ट नहीं देना होता है। एक इंटरेस्ट फ्री इंस्ट्रूमेंट है। ये किसको देना होता है? पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हो। SBI से खरीदना है और 15 दिनों के भीतर दे सकते हो। जैसे मैंने खरीदा है SBI से, 15 दिनों के भीतर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दूंगा, वो पार्टी है 15 दिनों के भीतर उसको अपने बैंक में जमा करवा देगी। नहीं, अगर 15 दिनों तक नहीं जमा करवा देती तो ये जो सारा पैसा है ना
तो वो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में चले जाएंगे, फिर उसके बाद में उस पार्टी को नहीं मिल सकता है। तो 15 दिनों के अंदर ही इसको जमा करवाना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें दिक्कतें भी आती थी। अब इसमें फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कौन से केस के तहत इसे असंवैधानिक घोषित किया है? ये केस था डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में इसे असंवैधानिक घोषित कर। इससे पहले भी बहुत सारे केस थे, बट फाइनली इस केस में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसके साथ साथ इसे जब लाया गया था ना, तो इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन किया गया था, पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट था उसमें संशोधन किया गया था, कंपनीज एक्ट में संशोधन किया गया था। इन सारे प्रावधानों को संशोधन करके इसे लाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निर्णय दिया ना, इसके बाद में इसके जो सारा प्रावधान थे इनकम टैक्स के, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के, वो सारे जो प्रावधान है वो रद्द हो जाएंगे, ठीक है। और SBI है वो अब निश्चित डेट के भीतर जिसने भी बॉन्ड खरीदा उनसे उनके नाम डिस्क्लोज कर देगी, और इनकम टैक्स जो इलेक्शन कमीशन को बता देगी इस व्यक्ति ने हमसे चंदा लिया था, ताकि पता चल जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, ठीक है। डिनोमिनेशन आपको पता ही है, 1000 रुपये से मैक्सिमम कितना भी खरीद सकते हो, मिनिमम आपको 1000 रुपये का बॉन्ड खरीदना है, ठीक है। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अलास्का पॉक्स के बारे में। न्यूज़ में क्यों है अलास्का पॉक्स? न्यूज़ में इसलिए है कि अभी एक ऐसा वायरस है, उससे होने वाली पहली डेथ है वो सामने आ गई है। मतलब अलास्का पॉक्स एक रेयर डिजीज है। अलास्का पॉक्स एक रेयर डिजीज है जो वायरस से होती है, इससे डेथ होती है, उसका पहला व्यक्ति है वो पता चलेगा भाई इसकी पहली डेथ हुई है वो अलास्का पॉक्स से हुई है, ठीक है। ये न्यूज़ में इसलिए मुद्दा यही है। अब हम एक बार अलास्का पॉक्स के बारे में देख लेते हैं। अलास्का एक USA का एक स्टेट है, ठीक है। USA आप रसिया को देखोगे तो यहाँ पर ये अलास्का एक राज्य है, USA का है, जिसने USA ने रसिया से खरीदा था काफ़ी टाइम पहले। तो USA का राज्य, आपको लोकेशन पता ही होगी, ठीक है। अब जो इसके यहाँ पर ये वहाँ पर देखने को मिला था, ये जो डिजीज है ना, ये बीमारी है, ये अलास्का में देखने को मिली है, इसलिए इसे अलास्का पॉक्स भी कहा जाता है, अलास्का पॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये एक रेयर डिजीज है, मतलब बहुत ही कम देखने को मिलती है, आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, आपने सुना भी नहीं होगा क्योंकि पहली बार ही देखने को मिली, बहुत कम केस इसके देखने को मिलते हैं। तो ये एक रेयर डिजीज है और ये एक वायरल इन्फेक्शन, वायरल मतलब वायरस से होता है और फैल जाता है, तो वायरल इन्फेक्शन है। कारण क्या है इसका? जो वायरस है, वायरस का नाम क्या है? वायरस का नाम है ऑर्थोपॉक्स, वायरस का नाम है ऑर्थोपॉक्स है, वो वायरस का नाम है, ठीक है। पहली बार 2015 में ये देखने को मिली थी। कहाँ देखने को मिली थी? अलास्का में देखने को मिली थी। इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट बहुत कम इसको देखने के, क्योंकि बहुत कम मामले वो समझ में आए हैं, देखने को मिले, इसलिए ज़्यादा इसके बारे में जानकारी भी नहीं है, ठीक है। कहाँ स्प्रेड होती, वो भी अलास्का के आसपास में ये देखने को मिली है। सिम्टम क्या 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 होते हैं? त्वचा है, आपका फेस है, वहाँ पर घाव हो जाएंगे, पेन होगा आपके चेस्ट वगैरह में, और आपको थकान महसूस होगी और जान भी जा सकती है, ये इसके सिम्टम है। ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? ट्रांसमिशन देखो ज़्यादा तो जानकारी है नहीं, बट जो मेमल्स होते हैं ना, मेमल्स, उसके काटने से हो सकता है। घरेलू जो जानवर होते हैं ना आपके, ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो पाले हुए, उनके काटने से भी ये फैल सकता है। बट इसकी ये जानकारी नहीं है कि ह्यूमन से ह्यूमन में फैलता है कि नहीं है, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। बट अभी तक ये लगता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन में ये ट्रांसमिशन नहीं होता है इसका। मानव में हो गया, दूसरा मानव उसके टच में आया तो उसमें ट्रांसमिट होगा नहीं, वैसे इसकी जानकारी नहीं है, बट अभी तक ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन टू ह्यूमन में ये नहीं फैलता है। ट्रीटमेंट के लिए स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट है नहीं, ना कोई इसकी वैक्सीन है, बट केयर करके आप इसे ठीक कर सकते हो, ठीक है। बस वही है, अवॉइड करो और एनिमल वगैरह से दूर रहो, मतलब जो आपको ऐसा लगता है कि एनिमल को बीमारी है तो उनसे दूर रहो, ऐसे आप इसको करके वही कर सकते हो। बाकी तो इसकी कोई ट्रीटमेंट तो है ही नहीं। ये पूरा आर्टिकल था हमारा अलास्का पॉक्स के बारे में। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने दिल्ली NCR में अभी नशा मुक्त भारत अभियान व्हीकल को लॉन्च किया है, ये न्यूज़ में था। अब आपको इसमें याद क्या रखना है, सबसे पहले इसमें कौन सी मिनिस्ट्री है? आपको देख के लगेगा कि नशा मुक्त भारत अभियान की बात हो रही है, तो हो सकता है कि हेल्थ मिनिस्ट्री हो, ठीक है, बट इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं है। मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। कौन सी मिनिस्ट्री है? सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब एक बार इस अभियान के बारे में देख लेते हैं। तो नशा मुक्त भारत अभियान क्या है? भारत को नशे से मुक्त करना है ये अभियान। इसके लिए दिल्ली NCR से शुरुआत की गई है। व्हीकल चलाए जाने की अभियान में अलग अलग राज्य है, यूनियन टेरिटरीज है, वो फंड देंगे। फंड के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाएगी, एजुकेट किया जाएगा लोगों को, और लोगों को ये भी बोला जाएगा कि आप है जो नशीले पदार्थ है उनसे दूर रहो, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, ये सारा किया जाएगा। और इसमें फाइनेंसर कौन देगा? वित्त कौन देगा? पैसे कौन देगा? पैसे इसमें है यूनियन टेरिटरी और स्टेट के द्वारा पैसे दिए जाएंगे। तो ये हमारा आर्टिकल था नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा गुप्तेश्वर फॉरेस्ट डिक्लेयर एज ए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। न्यूज़ में क्यों? अभी न्यूज़ में इसलिए है कि ओडिशा सरकार द्वारा गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को अभी ओडिशा का बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया, और इसके साथ ये ओडिशा का चौथा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज बन गया है।
मतलब इससे पहले ओडिशा में 3 ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट थी और ये जो है ओडिशा का चौथा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज बन गया। कौन सा बन गया? गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। आपको न्यूज़ समझ में आ गई कि ओडिशा सरकार द्वारा गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को अभी ओडिशा का चौथा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया, इसलिए ये न्यूज़ में है। अब एक बार देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होती क्या है। देखो, जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उसको कंजर्व करने के लिए हम अलग अलग एफर्ट लगाते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क घोषित करते हैं, जो कि हमारे फॉरेस्ट वगैरह, उसको फॉरेस्ट में जो रहने वाले जीव है उनको हमें क्या कंजर्व करना है, तो नेशनल पार्क घोषित कर लिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दी है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया। तो उसी प्रकार से एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसके तहत बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए ये भी एक प्रकार का कंजर्वेशन का मेथड है। इसके थ्रू भी बायोडाइवर्सिटी को जो भी है कंजर्व किया जा सकता है। तो ये एक यूनिक अप्रोच है, मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको कंजर्व करने के लिए ये एक यूनिक अप्रोच है। इसमें क्या किया जाता है, इसे प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है। और ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट आया बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का, उसके तहत है 2002 का बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, उसके अंतर्गत इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। उड़ीसा में इससे पहले 3 ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी साइट है। कौन कौन सी है? एक तो मंदाश्री बायोडाइवर्सिटी साइट है, उसके अलावा महेंद्रगिरी बायोडाइवर्सिटी साइट है, और तीसरी है गंधमर्दन बायोडाइवर्सिटी साइट है, और चौथी कौन सी बन गई? चौथी बन गई गुप्तेश्वर, ये जो फॉरेस्ट है ये चौथा बन गया है। कौन कौन सी? पहली कौन सी है? मंदाश्री, दूसरी महेंद्रगिरी, तीसरी गंधमर्दन, चौथी गुप्तेश्वर। ये 4 आप नाम याद रखना। बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। यानी बायोडाइवर्सिटी साइट वो साइट होती है जहाँ पर क्या होगा, एक यूनिक वहाँ पर फॉरेस्ट हो, यूनिक फॉरेस्ट हो, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो, साथ ही साथ में फोन ना हो वो भी यूनिक हो, फ्लोरा यूनिक हो, और जो वहाँ पर प्लांट है उनका मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हो, साथ ही साथ में वहाँ पर उसका कल्चरल इंपॉर्टेंस हो, लेकिन लोग वहाँ पर रहते हो, जो कि कम्युनिटी वहाँ पर रहते हो, जैसे ट्राइबल्स वहाँ पर रहते हैं, जिससे क्या होता है उसकी कल्चरल वैल्यूज़ बढ़ जाती है। तो उसकी कल्चरल वैल्यू बहुत ज़्यादा हो और वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो। जैसे कि आप बात करते हो अपने सुंदरवन की, तो उसकी इन्वायरमेंट कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ है, तो वैसे ही ऐसा एरिया जिसकी एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूज़ हो, तो इन सब क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए उसे बायोडाइवर्सिटी साइट घोषित किया जा सकता है। अभी किसे किया गया? गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को किया है। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट की बात करें तो ये ओडिशा के कोरपुता जिला में है, कोरपुता डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा का, वहाँ पर ही, वहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव जी का टेम्पल भी है, ठीक है। ये एक नेचुरल डाइवर्सिटी साइट है, यहाँ पर लोकल कम्युनिटी भी रहती है और ट्राइबल कास्ट भी रहती है, ट्राइबल जो कम्युनिटी वहाँ पे निवास करती है और अच्छे से मिलकर इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी से एक्ट 2002 में इसे लाया गया था। क्यों लाया गया था? कि हमारा 1900 आपने सुना होगा अर्थ समिट हुआ था, ठीक है, अर्थ समिट हुआ था ना, उस दौरान सभी देशों को टारगेट दिया गया था वो कैसे भी करके अपने देश में जाके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। तो इसी के मद्देनजर बायोडाइवर्सिटी एक्ट लाया गया था 2002 में, और इस बायोडाइवर्सिटी एक्ट उसके तहत एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई गई थी। इस अथॉरिटी का काम क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का काम होगा, ठीक है। इसके अलावा स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी भी बनाया गया था, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये अथॉरिटी बनाई गई थी। तो 3 ब्रांचें थी, एक तो नेशनल लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर, और था तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। सबसे बड़ी थी नेशनल लेवल पर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जिसे 2003 में स्टैब्लिश किया गया था, यानी बनाया गया था। तो ये पूरा हमारा आर्टिकल था गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को अभी डिक्लेयर किया उससे संबंधित। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो मोजाम्बिक के बारे में। न्यूज़ में क्यों? अभी न्यूज़ इतनी हमारे लिए खास है नहीं, क्योंकि हमारी कोई युद्ध पोत वगैरह वहाँ पे गई थी, इससे संबंधित तो न्यूज़ है नहीं। मोजाम्बिक की लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मोजाम्बिक सबसे पहले है कहाँ? आप अफ्रीका का एक बार मैप देखो, ये अफ्रीका का मैप है, यहाँ पर ये है मोजाम्बिक, ठीक है, ये मोजाम्बिक है। इसकी बॉर्डर किस किस से लगती है? ऊपर आगे तंजानिया, फिर जाम्बिया, मलावी है, फिर जिम्बाब्वे है, ये नीचे साउथ अफ्रीका है, और ये स्थानवे। देखो एक बार फिर से देख लो, किस किस से बॉर्डर लग रही है? तंजानिया से, जाम्बिया से, मलावी से, जिम्बाब्वे से, साउथ अफ्रीका से, और इस्तावनी से इसकी बॉर्डर लगती है, ठीक है। ये रहा मोजाम्बिक, ये रहा मेडागास्कर, इसके बीच में है मोजाम्बिक चैनल है, ठीक है। मोजाम्बिक चैनल देख लो। और इसके अलावा यहाँ पे 2 लेक है, एक मलावी लेक है, एक है करीबा लेक। ये मोजाम्बिक की 2 इंपॉर्टेंट लेक है। तो मोजाम्बिक की एक तो लोकेशन देख लिया आपने, मेडागास्कर, इसकी बाउंड्री देख ली किस किस से है, ठीक है। और ये साउथ ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है, नीचे अफ्रीका वगैरह साउथ ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है। और इसकी कैपिटल कहाँ है? माकुट में इसकी कैपिटल है, ठीक है। ये अपने लेक देख ली। तो ये पूरा आर्टिकल था हमारा मोजाम्बिक के बारे में। अब क्वेश्चन देख लो, कल के ये जो है ट्रू एंड फॉल्स, आप इसको देख के आना, तो इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। और कल के हमारे थे, पहले था पीएम वाणी के बारे में। पीएम वाणी के बारे में जो स्टेटमेंट है ना, वो पहली है फॉल्स है, दूसरी है फ्री रेडिकल्स के बारे में, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तीसरी है काजी निमू के बारे में, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो दूसरे 2 ट्रू है, एक फॉल्स है।
ठीक है। उसके अलावा कुछ होमवर्क में दिया था आपको सॉल्व करने के लिए, ये होमवर्क आप करके आना। और ये जो होमवर्क में था उसमें जो पहला है, इसमें आपको रशिया की बाउंड्री किस किस से लगती, तो ये पांचों सही है, तो डी इसका ऑप्शन होगा, तो डी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था यूएपीए से संबंधित था, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, काफ़ी चर्चा में भी रहता है। तो इसमें पहली स्टेटमेंट दी गई है, ये गलत है। दूसरी स्टेटमेंट है, एक बार ध्यान से पढ़ो, ये दूसरी सही है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें ओनली एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये पूरा इससे संबंधित था। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। और आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको हिंदी में इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ मिल जाएगी। आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।